नमस्कार। हाल ही में एक खबर ने इंटरनेट पर कह सकते हैं आग लगा दी। खबर ये थी कि अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने की इजाजत दी है। पर क्या ये पूरी कहानी है या फिर कहानी कुछ और ही है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि तेल के इस पूरे खेल में आखिर चल क्या रहा है। तो कहानी शुरू होती है कुछ ऐसी हेडलाइन से, और यहाँ गौर करने वाली बात है ये शब्द इजाजत। ऐसा लग रहा है जैसे भारत को किसी से पूछने की जरूरत थी, और यही वो शब्द है जो इस पूरी बहस के सेंटर में है और जिस पर आज हम सवाल उठाने वाले हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या भारत ने कभी किसी से परमिशन मांगी भी थी या ये सिर्फ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है? चलिए अब जरा फैक्ट्स देखते हैं और पता लगाते हैं कि सच क्या है। तो चलिए अब इन सब बातों को साइड में रखते हैं और सीधे सीधे नंबर्स की बात करते हैं, आंकड़ों की। क्योंकि जब आप आंकड़ों को देखते हैं ना, तो एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। तो जो सोर्स मटेरियल है उसका सबसे बड़ा दावा, उसका कोर आर्गुमेंट यही है, अरे भाई परमिशन की बात तो तब आती ना जब भारत ने तेल लेना बंद किया हो। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत ने तो रूस से तेल खरीदना कभी रोका ही नहीं था। ये बदलाव कितना बड़ा था, इसे समझने के लिए हमें टाइमलाइन को दो हिस्सों में देखना होगा, यूक्रेन युद्ध से पहले और युद्ध के बाद। क्योंकि इन दो टाइम पीरियड के बीच जो हुआ उसने भारत की एनर्जी स्ट्रैटेजी को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। अब जरा इस चार्ट को देखिए। फरवरी 2022 से भारत के टोटल ऑयल इंपोर्ट में रूस का हिस्सा कितना था? सिर्फ 2%, मतलब कुछ भी नहीं। रूस उस वक्त भारत के लिए एक बहुत छोटा प्लेयर था। सऊदी अरब और इराक जैसे बड़े सप्लायर्स के सामने कहीं नहीं टिकता था। और फिर जंग के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई। ये जो 2% का आंकड़ा था वो सीधा उछलकर 35 से 40% तक पहुंच गया। क्या कमाल का स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था ये। अब ये नंबर खुद ही परमिशन वाली पूरी थ्योरी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है ना। अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो युद्ध के बाद भारत रूस से हर रोज लगभग 15 लाख बैरल तेल खरीद रहा था। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं था, ये एक जबरदस्त उछाल था। ये दिखाता है कि ये कोई मजबूरी का फैसला नहीं, बल्कि एक सोचा समझा बड़ा रणनीतिक कदम था। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि रूस, जो पहले कहीं सीन में ही नहीं था, वो अचानक से बूम, भारत का नंबर 1 सप्लायर बन गया। उसने इराक और सऊदी अरब जैसे हमारे दशकों पुराने पार्टनर्स को भी पीछे छोड़ दिया। और क्योंकि ये तेल भारी डिस्काउंट पर मिल रहा था, भारत ने अपने अरबों डॉलर भी बचाए। तो सवाल ये है कि अगर भारत धड़ल्ले से तेल खरीद रहा है तो फिर ये परमिशन वाली कहानी आई कहाँ से? सोर्स मटेरियल का तर्क है कि जवाब अमेरिका के एक डबल गेम में छिपा है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। मतलब लॉजिकल सवाल तो यही है कि जब आंकड़े चीख चीख कर कुछ और कह रहे हैं तो मीडिया में इजाजत और झूठ जैसी बातें क्यों हो रही हैं? इसका जवाब जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में छिपा है। सोर्स का तर्क बड़ा सिंपल है, लेकिन काफी चौंकाने वाला भी है। तर्क ये है कि अमेरिका असल में कभी चाहता ही नहीं था कि रूसी तेल ग्लोबल मार्केट से पूरी तरह गायब हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान खुद वेस्टर्न देशों को ही होता। और ये स्लाइड बिल्कुल यही डर दिखाती है। सोचिए जरा, अगर रूस का तेल मार्केट से गायब हो जाए तो क्या होगा? तेल की भारी कमी हो जाएगी, कीमतें आसमान छूने लगेंगी, हो सकता है $200 पर बैरल तक पहुंच जाती। इससे अमेरिका और यूरोप में महंगाई का ऐसा विस्फोट होता जिसे वो झेल नहीं पाते। तो सोर्स के मुताबिक अमेरिका की स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी थी। स्टेप 1, दुनिया के सामने रूस की निंदा करो, उस पर कड़े प्रतिबंध लगाओ। स्टेप 2, पर अंदर ही अंदर ये भी समझो कि उसका तेल मार्केट में बने रहना जरूरी है। स्टेप 3, भारत जैसे देश को चुपचाप तेल खरीदने दो, उसे रिफाइन करके वापस वेस्ट में बेचने दो। और फाइनल स्टेप, अपनी इस आर्थिक मजबूरी को एक डिप्लोमेटिक जीत की तरह पेश करो। ऐसा दिखाओ जैसे भारत पर कोई एहसान किया गया हो। तो ये तो हुई अमेरिका की बात, लेकिन इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू और शायद सबसे जरूरी पहलू, वो है भारत का स्टैंड। भारत ने ये सब क्यों किया, कैसे किया? इसका जवाब 2 शब्दों में है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपने फैसले खुद लेंगे, जो हमारे देश के हित में होगा वो करेंगे, बिना किसी बाहरी दबाव के। और रूस से तेल खरीदने का ये फैसला इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। और भारत का स्टैंड हमेशा से एकदम क्रिस्टल क्लियर रहा है। पहली बात तो ये कि ये जो प्रतिबंध है ये यूएन के तो है नहीं,
ये कुछ देशों ने लगाए हैं तो हम इन्हें मानने के लिए मजबूर भी नहीं हैं। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात, 140 करोड़ लोगों के देश को सस्ती एनर्जी देना सरकार की पहली जिम्मेदारी है। सीधे शब्दों में कहें तो ये इंडिया फर्स्ट पॉलिसी का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तो इस बात को और भी जोरदार तरीके से दुनिया के सामने रखा। उनका ये बयान सीधे सीधे उस सोच को चैलेंज करता है जहां ये मान लिया जाता है कि वेस्ट की प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। तो आखिर में ये पूरी कहानी सिर्फ तेल खरीदने बेचने की नहीं है। नहीं, ये कहानी उससे कई ज्यादा गहरी है। ये कहानी है नैरेटिव की, इस बात की कि कहानी सुना कौन रहा है और उसे कंट्रोल कौन कर रहा है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक कहानी जो हेडलाइंस चिल्ला रही है कि देखो अमेरिका कितना उदार है, उसने भारत को छूट दे दी। और दूसरी कहानी जो आंकड़े और लॉजिक बता रही है कि अमेरिका ने अपनी ही आर्थिक मजबूरी पर उदारता का पर्दा डाल दिया है। और ये हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के इस खेल में जिसके हाथ में कहानी का कंट्रोल होता है, क्या दुनिया की सोच पर भी उसी का कंट्रोल होता है? इस पर विचार